पहाड़ी बोलता है उसको कोटा क्यों नहीं, हमारा गुलामगढ़ का आदमी पहाड़ी बोलता है उसको कोटा क्यों नहीं, उसको उस कोटे में नहीं शामिल किया है। उन्होंने कोई एक पहला बनाया कि सिल्क रोड थी उसकी वजह से। अब पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं कैसे। अगर आपने पहाड़ियों को कोटा देना है, उस पहाड़ी में बुमाग भी आता है, उस पहाड़ी में गुलामगढ़ भी आता है, उस पहाड़ी में बनी भी आता है, उस पहाड़ी में शराज भी आता है, उस पहाड़ी में भद्रवा के बहुत से इलाके ऐसे पोगलस्तान परिपोगलस्तान भी आता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी पहाड़ी है। लेकिन वो कहते हैं लैंग्वेज, अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, वो सिर्फ रजौरी और पुंछ के दरमियान और थोड़ी सी उसमें बारामूला में है। इसके लिए भी हमें जोर डालना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है हमारी पार्टी हमें अपने लेवल पे हो सकता है पार्टी ना भी करे, हमें अपने लेवल पे उन लोगों के लिए, विभाग के लिए, गुलामगढ़ के लिए, पोगल के लिए या सिराज के लिए कहीं ना कहीं धरना देना पड़ेगा उनके लिए। ये मैं समझता हूँ, मैं आपके नाले पे ला रहा था। अब मैं मंचवालों से कहूँगा बोलने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है मनाज साहब से कि आप दोनों बोलिए। IGP रिटायर है आजाद साहब की पार्टी में, अभी इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उनके इलाके से मंच पर बैठे हुए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर्स जनाब सरूरी साहब, मजीद वानी साहब, असलम गोनी साहब, नरेश गुप्ता जी, जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे श्यामलाल भगत जी, यहाँ पर लोकल हमारे सरदार लाल दुबे जी कटरा के, और यहाँ मैडम रिहाना जी, और यहाँ पर आए हुए माइक है जोकर बोलना पड़ेगा, और रियासी की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के और हमारे यहाँ कटरा और रियासी जो नई डिलिमिटेशन के बाद यहाँ पर दो नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उनसे आए हुए यहाँ पर अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी टीम की तरफ से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज़ाद साहब ने जब से नई पार्टी का गठन किया, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी इसका नाम रखा गया, 26 तारीख को जम्मू में एक फंक्शन हुआ, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पर गए होंगे उस फंक्शन में। मैं किसी जाती कारण की वजह से उस फंक्शन में नहीं आ सका। उसके बाद आज़ाद साहब ने पूरी रियासत में कुछ जोन तश्कील दिए, जिनमें आज हमारा पहला जोन जो चनाब वैली का जोन है, जिसमें 4 जिले रखे हमने, रियासी, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ का, उसकी पहली मीटिंग आज यहाँ पर आप लोगों के साथ करने हम आए हैं। जैसा कि यहाँ हमारे साथी असलम गोनी साहब और नरेश गुप्ता जी ने भी बताया, और जुगल किशोर जी ने तो सारा प्रोग्राम यहाँ पर साथ साथ में कंडक्ट भी किया और आप लोगों को सारी बातें बताई। आज़ाद साहब का जो तरीकाकार काम करने का है उसके बारे में बताया आप लोगों को सब ने। वो चाहते हैं कि जो नई शुरुआत की है उन्होंने, जो नई पार्टी बनाई है, उसमें जितने लोग पहले भी उनके साथ काम करते थे वो भी उनके साथ जुड़े, उसके साथ साथ नए नौजवान लोग या जो इस पार्टी में आकर काम करने का जज्बा रखते हैं, उन सबको साथ लेकर इस वक्त आगे चलने की जरूरत है। इसी सिलसिला में उन्होंने जो जोन बनाए हैं उसमें हमारा जो कमेटी का टास्क है कि हम जाकर ज़िले में वहाँ पर लोगों के साथ मिलें, लोगों के विचार सुने, लोगों से पूछें कि यहाँ जो इस जोन है इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए नाम दे दें, 2-3-4 नाम दे दें, उसमें से आज़ाद साहब सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनानी है उनके लिए भी आप लोगों से हम सलाह मशवरा ले रहे हैं। मैं आप लोगों को आज इस मौके पर ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल से आप लोग देख रहे हैं इस पूरे देश में, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई हुई है, तो देश में एक नई किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, खास तौर पर हिंदुओं को इकट्ठा करके एक वोट बैंक के तौर पर
इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। जैसे पहले जो पुरानी हमारी जो कांग्रेस पार्टी होती थी उस पर ये इल्ज़ाम लगता था कि वो माइनॉरिटी जो है उनकी अपीसमेंट करती है, उनको वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती है। वो जब ये अपोजिशन में थे वो इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन जब ये सरकार में आ गए तो इन्होंने सबसे बड़ा काम यही किया कि भाई आगे हमारी राजनीति तभी चलेगी जब हम धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके आगे अपनी राजनीति चलाएंगे। जहाँ तक तरक्की के नाम पर आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथियों ने कहा, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं SSP डोडा था 2005-06 में जब आज़ाद साहब बतौर चीफ मिनिस्टर आए, और उसके बाद जो तरक्की का दौर शुरू हुआ, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, या बाकी रियासत के जो बाकी सारे हिस्से थे, वो सारा तरक्की का काम जो हुआ आज़ाद साहब के उस 2.5 साल के दौरान, वो आप सब लोगों के सामने है। सबसे बड़ा काम जिसके बारे में अभी जिक्र हुआ कि आज़ाद साहब ने जो देरे ना डिमांड भी थी, कुछ जगह से डिमांड थी, सभी की डिमांड नहीं थी, लेकिन 8 जिले जो है सेंक्शन करवाए, और उसमें आपके रियासी में भी नया एक जिला 2008 में बना। और उसके बाद यहाँ की तरक्की का आपने देखा सिलसिला। मैं यहाँ 1994 में एडिशनल SP रोपर होता था, हमारे तब ये रियासी एक सब डिवीजन होती थी, मैं उस वक्त भी यहाँ आया हूँ। उसके बाद मैं 2006 में और 7 में SSP उधमपुर रहा। उस वक्त यहाँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन पूरी तरह से अभी डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं था। और आज मैं यहाँ पर आया, खुश हो गया। मैं यहाँ देखा, मैंने SSP ऑफिस है, यहाँ पर DC का DC ऑफिस है, यहाँ DC और बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट के हमारे बटालियन के यहाँ पर हेडक्वार्टर है, आपके सामने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। और इतना यहाँ डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। आपने देखा सड़कें, आपने देखा जैसे अभी बताया कि यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड बना हमारा शिव बोड़ी का, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो आज़ाद साहब का एक क्लियर एक एजेंडा है कि आज़ाद साहब चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना है। जो हमारे देश की एक परंपरा रही है आपसी भाईचारा, उसी भाईचारे को लेकर चलना है। और हमें इस पार्टी के BJP के उस एजेंडे पर नहीं जाना है जो ये अपने समाज को बांटकर अपनी जो राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल दिन रात मेहनत करनी है। और खास तौर पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम लोग भी कर रहे हैं अपने चनाव वैली में, जहाँ जहाँ जा रहे हैं। ये जो हिंदू के दिमाग में एक वो पिछले कई सालों से एक वो ब्रेन वॉश किया गया है, लोगों के जहन में डाला गया है कि ये खतरा है, वो खतरा है, ये सब जो है इलेक्शन जीतने के लिए एक उनका स्टंट्स होते हैं, ये जुमले होते हैं। जिस तरह से एक ज़माने में कहा था उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि भाई 15-15 लाख आपको मिलेंगे, लेकिन बाद में उन्हीं के होम मिनिस्टर ने कहा कि ये जुमले होते हैं, ये सबको पता है कुछ नहीं मिलना। इस वक्त ये जुमले हैं, जैसे SP के बारे में बात हुई कि कोटा काट कर जो है तकसीम कर रहे हैं, इस तरह की वो बहुत सारी बातें जो है ये इनकी सामने आ रही हैं। तो हमें उन सब बातों का ध्यान रखना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और ये ग्राउंड लेवल से, ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से, हमारा जो बूथ लेवल है, वहाँ से हमें जिस तरह से ये जो पार्टी है अपने बूथ लेवल से अपना जो तंजीम है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको मजबूत करते, उसी तरह से हमने आज से शुरू होना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार मैं जोर से नारा दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जोर से उसका जवाब देंगे। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जनाब आज़ाद साहब, जनाब आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुलाम नबी आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पता नहीं को लगी है, लेकिन 2-3 आदमी साढ़े बोल रहे हैं, थोड़े सुन रहे हो। मैं एक होते का सब्जी साहब आपको यहाँ मैं कैंडिडेट हूँ, हाँ रियासी में ना करना, ये डायरी में लिखो, मैं सिपाही हूँ इनके साथ। मैं अपने बेटे को सारी अपना खर्चा करेंगे, अपनी गाड़ी लेंगे। जो आदमी खर्चा कर सकता हो, गाड़ी ले सकता हो, तो उसको दो, उसके बाद दो। हम इससे आपसे ये चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा अभी आपने कंप्लेन करनी है वो आप सेंट्रल पार्टी में मीटिंग बना दो। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को झंडी चाहिए, किसी को डंडी चाहिए, वो आपने रेंज करना है। मत यहाँ कहना कि बाद में आपको पहले कहोगे कैंडिडेट है, ये मैंने कह दिया। बाकी वो लोग फैसला करेंगे कहाँ से डंडी है, चाहे रियासी से शिकायत करता है। मैं इसलिए आपको कहा कि हमें झंडी डंडी आपने किट बनाकर देनी है, तभी अगर हम आगे बढ़ेंगे।
और ये इसके लिए यहाँ मेरी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी। जो सेंट्रल पूल बनेगा उसमें जो कहेंगे वो हम डालेंगे, वो आप करेंगे, क्योंकि नई पार्टी है हमारी। पार्टी के पास आजाद साहब के पास कोई पैसा नहीं है। मत कोई एक मैसेज छोड़े कि भाई कहीं से पैसे आएंगे, कुछ नहीं। वो कहने आजाद साहब ने कहा भाई मैं किसी की नहीं। जैसे आपको कई दफा चर्चा होती ना कि जनाब ये फलानी पार्टी है, जो हालत हमारी पार्टी इन्होंने की है ना, जो सेंटर में सरकार है, वही हालत गुलाम नबी आजाद साहब की है। जब हमारी कंस्टिट्यूंसी थी, हमारी कंस्टिट्यूंसी को सारा तोड़ मरोड़ किया। गुलाम नबी आजाद साहब की कंस्टिट्यूंसी जो उनकी कंस्टिट्यूंसी थी, वहां भी अभी गुलाम नबी आजाद साहब भी सोच रहे मैं कहां से लड़ूं। हालांकि मैंने कहा आप रियासत से लड़ो, क्योंकि वहां पर भी जो उनकी रेशो थी, वहां पर 45 और 55% थी। वहां पर 45% मुस्लिम थे और 55% हिंदू थे। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी जो सीट है, वहां अब वो 85 और 15 कर दिया। 85% हिंदू पॉपुलेशन और 15%, क्योंकि जो डिलिमिनेशन हुई है वो सबके पार कटे हैं, जितने बैठे हैं सबके पार कटे हुए हैं। इसलिए कई लोगों को बहम है कि ये वहां से पैसे लाएंगे, वहां कोई ऐसा नहीं है। सीधी सी बात, बहुत सी बातें आपको समझाऊंगा कि वहां अगर जाना होता, वहां कई दफा मैं इंटरव्यू देता हूं, कहते हैं जी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते थे, वो कौन छोड़ डालता था? वो उनके अंधे भक्त छोड़ डालते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करनी बनेगी। क्या बने वाइस प्रेसिडेंट? नहीं बने। क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बनेंगे? प्रेसिडेंट बने? नहीं बने। कहीं कहते हैं वो हमारे वाले जो है ना दूसरे दफ्तर में जो, वहां भी वो ये छोड़ डालते थे। आज गुलाम नबी आजाद साहब सीधे फील्ड में आए, कहते हैं मेरे लोगों से, वर्कर से खुद इलेक्शन लड़नी है। मैंने इसलिए ये बात छेड़ी थी क्योंकि आपके नॉलेज में भी लाना चाहता हूं कि आप जो फैसला करते हैं उसके मुताबिक मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा शानदार जी से 2 मिनट 6:30 में, ज्यादा लंबा नहीं, मुझे पता ज्यादा लंबा बोल जाइए। मोहतरम जनाब इस कमेटी के प्रधान GM सरूरी साहब और हमारे ये अब्दुल मजीद वानी साहब और जुगल शर्मा जी, नरेश गुप्ता जी और उनके साथ असलम गोनी जी जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, कर रहे हैं इस सारे सिस्टम को, और हमारे PR मनाज साहब जो भी काफ़ी तजर्बा रखते हैं, सब देखा हुआ है, रिहाना जी और जितने भी हमारे आसपास के पुराने साथी, बहुत सारे एक्स सरपंच हैं जिन्होंने मुझे वोट भी डाला था, तो वो भी आज उनसे भी मुलाकात जरूर होगी। मैं पूरे आपके रियासी में भी फिरा हूँ, तो जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबको मुबारक देता हूँ कि आज पहली बार देखो, मैं पोस्टर लगाने से मैंने अपने इस ज़िंदगी का सफ़र जो है सियासत में शुरू किया था, तो पोस्टर लगाने से किया था। उसके बाद मैं 12 साल ब्लॉक सदर रहा, ब्लॉक असर का 12 साल तक। उसके बाद मैं पंच बना, उसके बाद मैं सरपंच बना और सरपंच के बाद मैं MLC बना। तो मुझे काफ़ी सफ़र जो है वो आज़ाद साहब की छतर छाया में चलने का मौका मिला कि मैं कम से कम 20-22 साल आज़ाद साहब की छतर छाया में रहा। जहाँ भी जिंदगी के सफ़र में, इस सियासत के सफ़र में मुझे कोई कठिनाई आती थी, मैं सीधा दिल्ली जाता था उनसे सलाह पूछने के लिए कि आज़ाद साहब मुझे फलानी समस्या आ रही है, मेरा मार्गदर्शन करो, यहाँ क्या करूँगा। 37 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ और एक सरपंच को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो बहुत कठिन सफ़र था, लेकिन आप लोगों के तावन से मैंने उसको निभाया। और आज जो ये सिस्टम आपने देखा कि जो हमारी कमेटी की यहाँ ड्यूटी जो लगाई है आज़ाद साहब ने, तो जो सिस्टम है, इसी सिस्टम की लड़ाई तो रही सेंटर में। कांग्रेस से क्यों लड़ाई रही? जब आज़ाद साहब ने चिट्ठी लिखी कि जो भी नुमाइंदा पार्टी का बनेगा वो चुन कर आना चाहिए, जो चुन के आएगा तो वो जिम्मेदारी समझेगा, उसको लोग पूछेंगे कि आपको हमने चुना,
आप क्या काम कर रहे हो? जो नामिनेट हो के आता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि वो ऊपर से आता है। इसी लड़ाई के कारण आजाद साहब को ये नई पार्टी बनानी पड़ी, और जिसका आज यहाँ रियासी के मुकाम पर शुरुआत हुई। तो टाइम तो कम ही लेना है, लेकिन थोड़ी सी जो कीमती बातें हैं, जो हमारे जिंदगी का अनुभव है, जो हमने आजाद साहब से सीखा है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजाद साहब ये देश के तो लीडर हैं ही, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले हैं, यहाँ की उनकी जन्मभूमि है और यहाँ उनका घर है। जितना प्यार जम्मू कश्मीर के साथ आजाद साहब का है, ये हमारे जो जोन बनाए, तो चनाब वैली का जोन हमारा नाम जो है दिया गया। शर्मा साहब पीछे से खींच रहे हैं, लेकिन शर्मा साहब मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये यहाँ रियासी के फायदे की बात होगी। आने वाले इलेक्शन में मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पूरी कैंपेन की थी, सब भगत कम्युनिटी ने शर्मा साहब को वोट डाले, सबों ने डाले हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आने वाले टाइम के लिए आपको फिर रेडी रहना है कि हम शर्मा साहब की जितनी या जो भी खड़ा होगा यहाँ पर, अब शर्मा साहब कहाँ से डिसीजन करेंगे, इनके लिए तो बहुत सारे ऑफर हैं। तो जहाँ से भी जो भी लड़ेगा तो सबको एकजुट होने की जरूरत है। तो मैं सिस्टम की बात कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है, तो आजाद साहब, शर्मा साहब भाग्या रामबन का स्टेट सब्जेक्ट है इनका, वहाँ पर ये भी हिस्सादार हैं। तो अब जहाँ से लोगों का ज़्यादा सहयोग मिलेगा, वर्करों का ज़्यादा सहयोग मिलेगा, तो उसको ये सिलेक्ट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ये, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, सारा तजर्बा रखते हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि इस वक्त हमको ये डीएपी पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने की यहाँ जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मती समझते हैं कि आजाद साहब ने ये फैसला लिया, वरना हम तो तबाह हो गए। यहाँ बीजेपी के लोग अब कोई ठेकेदार, कोई मेट बन गया तो उससे भला हमारी रियासत का नहीं हो सकता। वर्कर कोई अगर कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, वो अपने पैसे कमा रहा है, हमारे गरीब जनता को क्या मिल रहा है। तो इसलिए आजाद साहब ने जो फैसला लिया है, हम तो खत्म हो गए, जहां हमारी रियासत नहीं रही। सबसे जरूरी काम तो वो है जो पहला ऐलान आजाद साहब ने किया था जब जम्मू में प्रोग्राम हुआ कि मेरा एजेंडा होगा रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए जो है जबरदस्त। दूसरे नंबर पर उन्होंने यहाँ की बेरोजगारी के बारे में बात की कि हमारे नौजवान आज भी यहाँ रियासी के अंदर पीएचडी के जितने भी लोग हैं डे नाइट स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा नौजवान जो है वो तबाह कर दिया। कुछ तो पढ़ने वाले बच्चे बर्बाद हो गए जो कोरोना की वजह से 2 साल स्कूल बंद रहे, उनका भविष्य कट गया। उनका कौन जिम्मेदार है? यही सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों को इस चीज को सोचना है, जात पात के झमेले से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। जो हिंदू है वो हिंदू रहेगा। वही कहते हैं ना कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इसलिए ये काम करने की जरूरत है। जात पात के झमेले में मत जाओ, अपनी रियासत को वापस लाना है। और बेरोजगारों को रोजगार नहीं होगा, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर क्या कंडीशन हो गई। मनरेगा आपने देख लिया, ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदार 10 लाख का अगर कोई प्लान दिया जाता है, 3 लाख या 4 लाख का टेंडर भर लेता है, 6 लाख हमारा लेफ्ट हो जाता है। कहां हमारे काम मंजिल पर पहुंचेंगे? इसलिए इन चीजों को, बुनियादी चीजों को पकड़िए और यहाँ इस पार्टी का साथ दीजिए। गांव-गांव जाके, हाँ एक बात को मुझे भी एहसास है, हम भी गरीब घराने से सरपंच बन के यहाँ तक पहुंचे कि हमारे
जितने भी चाहे कांग्रेस के वर्कर पहले थे वही लोग यहाँ आ गए। हमारे लोग गरीब हैं, डेडिकेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है कि वो कहीं दूर जम्मू में जाएं। कैसे जाएंगे? किराया के लिए भी पैसे होने चाहिए। तो उसके लिए अब आजाद साहब ने जो काम शुरू किया है हम निहते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई लगी थी तब हमारे पास तो सुई भी नहीं बनती थी। तो तब हमने अगर वो जंग जीती और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया निकाल के, तो आज तो हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है। उसके लिए भी आजाद साहब तो बड़े लीडर हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। अब जुगल जी हैं तो ये यहाँ आपकी बहुत मदद कर सकते हैं गाड़ियों के मतलब, या दूसरे सुरेंद्र जी हैं। ये जब हमारी बॉडी बन जाएगी पूरे तरीके से तो काम करना जो है आजाद साहब की छतर छाया में बहुत कठिन है। वो सुई के नक्के से निकालते हैं, मुझे बखूबी इल्म है। तो लिहाजा आप लोग जो हैं पूरे तैयार रहिए। एक तो आप ट्रेंड हो जाओगे, जो आजाद साहब के इस मिशन में पास हो जाएगा वो दुनिया के किसी कोने में फेल नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। तो इसलिए पीछे से बहुत ज्यादा खिंचाई हो रही है। दूसरी बार जब भी आपके बीच में आएंगे सभी बातें कहेंगे। एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे शेड्यूल कास्ट लोग जो हैं हमारे लिए दफा 370 अभी नहीं टूटा है, क्योंकि दफा टूटा होता तो देश में अगर 15% रिजर्वेशन है तो यहाँ भी 15 होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ाई। एसटी और पहाड़ियों को लड़ाने का काम किया। देखो जहां लड़ाई लगे तो वहां शुरू करते ही है इस किस्म के काम। तो इसलिए वहां भी हम मार खा रहे हैं, उसके लिए हमको जागृत रहना है, इकट्ठे रहना है। आने वाले टाइम के लिए आजाद साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ओहदेदारी मिलनी चाहिए, ये उनकी गाइडलाइन है, उनकी डायरेक्शन है। तो इसीलिए आज का जो प्रोग्राम हुआ इसमें सभी चीजें आ गई। तो हमारे लोग जुगल जी का पूरा साथ देंगे, जितनी भी भगत कम्युनिटी है, लेकिन थोड़ा सा गिला मेरा है कि अपने ही पंडित लोग अगर बाहर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगत का भगत दुश्मन होगा, पंडित का पंडित दुश्मन होगा, तो कैसे नैया पार होगी। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है कि सभी मिलके, सभी भेदभाव छोड़ के जो बंदा जहां काम कर सकता है उसको वहां लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुशना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये शानदार उन्होंने क्या आदे लेके के आए ते जन्मोगी के दिल ये वो शानदार पंक्तो। शानदार जी आपका पता क्या नेचर है? मैं घर से आप लेकर के आए हो, आप मतलब आप कहते हो तो घर से देकर क्या जाना है। आप भी बड़े सिक्कड़ को हार को फैक्ट्री ये कहते थे जब बहुत इलेक्शन होती थी ना, कहते थे मेरा भाषण रेडियो में सुनना। अब तो प्रैक्टिकली सुन ली जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनाज जी हमारे ये पहली दफा बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे ये मालिक भी हैं और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तब से मुझे कहते यार मुझे मत टाइम करो तो मत ही चाहो जहाँ से देखो, लेकिन ये मेरे रिलेशन में भी है, ये मेरे भाई हैं, छोटे समझो बड़े समझो। मैंने इनको कहा ये कहते हैं आज तो माना तो बोल लीजिए अनंत जी। भारत माता के मैं नंदकिशोर शर्मा रियासी निवासी, यहाँ हाल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और मंच पे जितने भी लोग हैं इनको सबको मेरी नमस्कार, नमस्ते। आज पहली दफ़ा जुगल जी ने मुझे स्टेज पर बैठने के लिए बोला। पहले मैं ऐसे में अपने लिए इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, 3 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये आप सब लोगों की जगह है और खाली हमारा नाम है कि हम इस जगह के मालिक हैं। बाकी ये जगह है जो एस्टैब्लिशमेंट है आप सब लोगों की है। मैं ज़्यादा सियासी तो हूँ नहीं और ना ही, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं डेमोक्रेटिक मुल्क में रहता हूँ तो सियासत तो हमारे खून में होती ही है। इसलिए एक बात कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं
उनको ये दुख होता है कि जो हमारा बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो घर बनाया था उसको छोड़ने में दुख होता है, सबको होता है। कई बार आदमी अपने कमरे में ही बैठा हो कहता है हमने बड़ी मेहनत की इस घर बनाने को, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं, ये घर टूटने के कगार पाया है और उनको उसको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने, उस घर को बनाने में सबका योगदान तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, एक मजदूर से, फैमिली का, मोहल्लों वालों का, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा होती है। उनका जीवन ऐसा होता है, उनको भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया होता है, वो कहते हैं कि अगर जन्म दिया है तो मरते दम तक हम इस देश की सेवा करते रहें। पार्टी तो एक घर है, सेवा करना एक अलग बात है। वो जो आज स्टेज पहुंची है, हम जहाँ पे ये हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ भाई हैं, कुछ छोटे हैं, सब बैठे हैं, सबके दिल में उदासी है कि हमने पुराना घर, इतना पुराना 70-75 साल से भी पुराना घर को छोड़ा और नए घर में आए हैं। वो कोई खुशी से नहीं आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि वो घर गिरने वाला था। वो जो लोग काम करने वाले हैं वो कहते हैं कहीं घर ना गिर जाए, इसलिए हमें एक नया घर और बनाना चाहिए। उसकी नींव हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने हमारी स्टेट में रखकर एक बहुत बड़ा काम किया है। और आप सब लोग जानते हैं, घर को बनाना, उसको मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, इसको बहुत टफ होता है। अब ये हमारा नया घर है, इस लोगों में काम करने वाले लोगों की, क्योंकि जो पुराने घर से बाहर आए हैं वो काम करने वाले लोग निकल रहे हैं, जो काम नहीं करने वाले हैं वो देख रहे थे कि टूट रहा है, आज इसकी घर की सफेदी खराब हो गई है, आज ईंट निकल रही है। जिन बच्चों को उनको संभालना था वो नहीं संभाला। जो लोग ज्यादा काम करने वाले हैं तो कहते हैं कि मरते दम तक इस देश की सेवा करते रहे। उनमें से ये लोग हैं, आप लोग हैं और ये लोग हैं, इसलिए इन सब लोगों के लिए तारीफ और साथ में इस पार्टी को जिसकी नींव रखी है, अब आपने इसको मजबूत करना है, दिल से करना और खुशी से करना है। जय हिंद। गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, वही आप ही बोल रहे हैं भाई। मैं नरेश गुप्ता जी साढ़े जेडे इसलिए मेंबर भी है, एक्स-एम-एल-सी भी, मैं आखा कि जेड़ा फ्लैग है थोड़ी डिटेल कुछ चीज़ां तो क्लीयर हुई हैं, लेकिन फ्लैग के ऊपर थोड़ी रोशनी पड़ी। धन्यवाद किशोर शर्मा साहब। मैंने पहले अपना जो पर्पस था, जिस बात के लिए हम आपके पास आए हुए हैं, उसमें बुको भी आपने साथ दिया और अपने विचार रखे। आज़ाद साहब की जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है ये किन हालात में बनी, उस पर भी रोशनी यहाँ पड़ी। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हालात भी ऐसे बने कि हमको मजबूरन गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये फैसला लेना पड़ा, जिस घर में, जिस पार्टी में उन्होंने 50 साल जिंदगी के दिए थे, वो पेड़ जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने अपना खून दिया था, वो पेड़ बड़ा था, वो पेड़ बना था, वो कांग्रेस पार्टी बनी थी। और जिस आदमी को, जिस पार्टी को, जिस घर को ऐसा बनाया हुआ हो, छोड़ते वक्त दिल को दुख होता है। मगर हालात क्या पैदा हुए जम्मू कश्मीर के हालात की आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 2 मिनट दूंगा कि 2 साल से हम टाइम मांग रहे थे यहाँ के जम्मू कश्मीर के सीनियर मिनिस्टर और जो प्रधान यहाँ स्टेट के रहे थे, राहुल गांधी जी से टाइम मांग रहे थे कि आप हमें टाइम दीजिएगा, हम आपसे जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं कि लोग इस कांग्रेस पार्टी से क्यों भाग रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में तो जा ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्या वजूहत बनी हुई है। मगर 2 साल से हमको टाइम नहीं मिला। अल्टीमेटली ये हालत पैदा हो गए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 5 पेज की चिट्ठी जो लिख के मैडम सोनिया गांधी जी को, जो वर्किंग प्रेसिडेंट थी, यहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनको लिखा कि इन हालात में कांग्रेस का जो आपने भारत जोड़ो की लगाई है, पहले पार्टी जोड़ों की बात करो। और इन हालात में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और नई पार्टी का गठन किया और इसका जो नाम जो दिया वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ नीला रंग रखा है। नीले रंग से हम मुराद निकालते हैं, हम मतलब निकालते हैं इसका कि नीले रंग रखने का क्या पर्पस बना हुआ है। नीला रंग हम ये बताना चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी ने नीला रंग रखा, ये समुद्र का रंग रखा, ये समुद्र का रंग रखा कि समुद्र तय है और आसमान नीला है।
समुद्र से लेकर आसमान तक सोच होगी इस पार्टी की। गुलाम नबी आजाद साहब की सोच समुद्र से लेकर आसमान तक होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें। और ये सोच रख के इस नीले रंग को जो है इस झंडे में, इस फ्लैग में जो है पहला कलर जो है नीले रंग का दिया गया है और डाइवर्सिटी भी बताता है ये। दूसरा रंग हमने सफेद दिया है, इसमें सफेद भाईचारा, अमन, खुशहाली, शांति का मैसेज दिया है कि हम वो डेमोक्रेट पार्टी को लेकर आए हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम भाईचारा को यहाँ बरकरार रखेंगे, जो कि बीजेपी ने भाईचारे को तहस नहस करने में कोई कसर यहाँ बाकाया नहीं छोड़ी है। लोगों को जो मजहब के नाम पर, लोगों को जो मंदिर के नाम पर, लोगों को जो गाय माता के नाम पर, लोगों को किसी और चीजों पर जो बांटा जा रहा है और बांट कर वो जो अपनी यहाँ मार्केटिंग चला रहे हैं, जमीन जीरो है, सिर्फ बातें हैं। ये सफेद रंग जो है उसलिए भरा गया है इस झंडे में, खूबसूरती ताकि हमारा जो ये बने, ये गुलदस्ता जो हमारे लोगों का बने, वो सब लोगों की, सब जितनी भी जातियां हैं, सब हिंदू मुसलमान का यहाँ कोई नहीं है, सब बराबर हैं, इसलिए सफेद रंग रखा गया है। अब हमारा जो पीला रंग रखा गया है, पीला रंग हमने देखा खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं। ये हमारी सरसों, हमारे जब फसल पकती है, धान की फसल हो, हमारे मक्की की फसल हो, सरसों की फसल हो, सूर्यमुखी फूल की फसल हो, ये फूल जिस हर बार जो पीला फसल, जिस फसल आप ऊपर से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, जब फसल पकती है वो खुशहाली का निशान होता है, ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेट आजाद पार्टी बनी है, ये सब लोगों की बेहतरी चाहती है, बहबूदी चाहती है, खुशहाली चाहती है कि हमारा हर घर, हमारा हर बच्चा जो है खुशहाल रहे। और खुशहाल तभी रहेगा जब गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी, डेमोक्रेट आजाद पार्टी का जो भी एक वर्कर छोटे से छोटे के लेवल का होगा। और मिशन के बारे में उन्होंने यहाँ बताया हमारे साथियों ने कि मिशन कि हमारा दर्जा वापस मिले, रोजगार के मौके मिले, रोजगार यहाँ जनरेट हो, ताकि लोग जो 8 साल से जो जिन लोगों ने अपने बच्चों को लाखों रुपए की ट्रेनिंग करा के बैठे हुए हैं, वो घरों में बेकार बैठे हुए हैं, माँ बाप भी परेशान, नए बच्चे भी परेशान, पढ़ा लिखा समाज भी परेशान, और समाज में जो गलत बातें हैं उस वजह से फैल रही हैं, क्योंकि नौजवान बच्चे जो हैं दरदर हैं, मोहताज हैं।